अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइसाद। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेप्शन का चैप्टर। परसेप्शन का जो वर्ड है परसीव करना, किसी चीज़ का अदराक हासिल करना, शऊर हासिल करना, उसको पहचानना, वहाँ से ये वर्ड परसेप्शन निकला है। बेसिकली जो सेंसरी डाटा इन्वायरमेंट से हमारे पास आता है फ्रॉम दी आउटसाइड, जब वो हमारे ब्रेन के पास पहुँचता है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हमारा ब्रेन उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, ये प्रोसेस कहलाएगा परसेप्शन। इसको हम डिफाइन करेंगे। परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन from the outside world is organized and interpreted by the brain to give it some meaning in context। इस डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन उसको क्या नाम देता है, क्या अखज़ करता है, उससे क्या अदराक हासिल करता है उन सारी इंफॉर्मेशन से, ये परसेप्शन कहलाएगी। तो बेसिकली परसेप्शन डिपेंड्स ऑन सेंसेशन। पहले सेंसेशंस आती हैं जो रॉ सेंसरी डाटा है, उसके बाद जब मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो परसेप्शन कहलाएगी। पर ये जो परसेप्शन का चैप्टर है ये गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट से आया है। गेस्टॉल्ट मीन होल, यानी जब हम चीज़ों के टुकड़ों को जोड़ते हैं तो वो इंडिविजुअली जो मर्जी होती हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो वो सम बनाती हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं उस चीज़ से, जो कि जिन चीज़ों से, जिन टुकड़ों से वो मिलकर बनाए। इसको वो डिफाइन करते हैं, होल इज़ ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, SUM सम वाला, जमा करने वाला। इसको हम आम लैंग्वेज में अगर अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कि हम दुनिया को देखते हैं, हमें ये फ्लैट नज़र आती है, अगर हम ब्रॉड देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो गोल है, ये सोलर सिस्टम के गिर्द घूम रही है। इस तरह से जो रियलिटी है उसका हमें नहीं पता होता और हम सिर्फ अजम्पशन से ड्रॉ करते हैं। हमें सिर्फ उस हकीकत का पता है, उसका इदराक हासिल है जो हमारे सामने है। इस तरह से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है परसेप्शन। मेरी जो रियलिटी है किसी चीज़ के बारे में वो आपकी रियलिटी से डिफरेंट हो सकती है। हम दो लोग हैं, हम एक ही इंसिडेंस को देख रहे हैं कि वाकया हमारी आंखों के सामने हुआ है। मेरी एक राय होगी, आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि हम दोनों की राय एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी जो ब्रेन के अंदर जाकर ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट हुई है वो डिफरेंट होती है। यही वजह है कि इंसानों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ करते हैं और हमारी राय आपस में इख्तलाफ रखती है। जो परसेप्शन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमारी बुक्स में ये फैक्टर्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस हैं, यानी इन्वायरमेंट में जो चीज़ मौजूद है वो हमारी अटेंशन कैसे कैप्चर करती है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाएंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो मेरे या आपके या परसीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमारे ट्रेट्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स एटीट्यूड्स, ये सब हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन है। उसके बाद कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, ये भी डिटरमिन करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी अटेंशन कैप्चर करेंगी और हमारे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। हमारी बहुत सी रिचुअल्स, नॉर्म्स, जो चीज़ें हम करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो मुल्क के कवानीन हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे एक तरह से सोग, मरने, शादियाँ, ये सारी चीज़ें हम सोशल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सोशल फैक्टर्स कहलाएंगे। इनको हम ज़रा वन बाय वन स्टडी करते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन कैसे हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, मसलन हमारे कमरे के कोने में एक डस्टबिन पेपर बास्केट पड़ी हुई है जिसमें हम पेपर्स फेंकते हैं। अब बेसिकली आप इसमें पेपर फेंकते हैं, लेकिन एक गांव का बच्चा है, उससे पूछेंगे ये क्या चीज़ है तो कहेगा ये कोई टोकरी है जिसके अंदर हम पानी भर के लाते हैं। किसी और से पूछेंगे तो वो शायद समझे कि ये फलों की बास्केट है, इसमें आप सब्जियां वगैरह रख के घर लेके आ सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस है ना, हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हमने उसको कैसे अंडरस्टैंड किया है वो अलग बात है, लेकिन जो उस टोकरी का साइज़ है, किस चीज़ की बनी हुई है, उसका कलर क्या है, वो कितना वॉल्यूम लेती है, उसका वेट क्या है, ये सारी की सारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस हैं ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं। हमारी जो बुक है फरहंदा शहनाज वाली, मैं ज़रा उसकी तरफ आती हूँ। उसमें ये चीज़ किस तरह से हमें गिवन है फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में। ये देखा, इसमें ना 3 इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्टिमुलस है हमारे पास, ये वाली, जिसमें ये सारा गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, चेंज, मूवमेंट, साइज, इंटेंसिटी। ये जो साइज़ है, ये जो दोनों चीज़ें हैं कि हमने टाइप्स में पढ़नी है। मेनली हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी स्टिमुलस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस आपको पेज पे नज़र आएगा 190 पेज के ऊपर। जब आप आ जाएंगे तो वहाँ पर इसका मटेरियल गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टिमुलस, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। स्टिमुलस फैक्टर्स आर दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस दैट मेक्स देम मोर कंपेलिंग एंड अटेंशन ग्रैबिंग देन अदर्स। क्या चीज़ है जो अटेंशन ग्रैब कर रही है हमारी? पहली चीज़ है कंट्रास्ट। जिस तरह अब ये सारे मैंने अलग से भी लिखे हुए हैं और इन्हीं को ही इंटेंसिटी, साइज, रेपिटेशन, मूवमेंट, नोवेलिटी, चेंज, कॉन्टेक्स्ट, इसको हम अगर आसानी से अंडरस्टैंड करें तो हम कहेंगे इंटेंस द स्टिमुलस मोर इट विल बी परसीव्ड। अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम ऊंचा है तो वो ज़्यादा जल्दी परसीव होगा। मसलन इश्तिहारों का वॉल्यूम और उसकी बेस आम टीवी पे ड्रामा चल रहा है उससे ज़्यादा ऊंची हुआ करती है, ताकि इश्तिहार एकदम से हमारी अटेंशन कैप्चर करे और हम मुड़ के गर्दन मोड़ के टीवी देखना शुरू कर दें। बिगर द साइज मोर इट विल बी परसीव्ड।
मोर द रेपिटेटिव द स्टिमुलस मोर इट विल बी परसीव्ड। यही वजह है कि जो इश्तिहार हैं टीवी पे, कमर्शियल्स चलते हैं, वो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसी तरह से साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बिग साइन बोर्ड्स की वजह से जो बिग साइन बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट रिसीव्स मोर अटेंशन। नोवेलिटी का मतलब होता है ड्रामेटिक, कोई चीज़ जो एग्जीजरेटेड है। जैसे टीवी के इश्तिहारों में अक्सर ये बताते हैं, आ रहा है जिसका था इंतज़ार, आने वाला है अभी आपके लिए सरप्राइज़। इस तरह से वो हमें एक ड्रामाई अंदाज अपनाते हैं ताकि हम वो चीज़ देखें और वो हमारी अटेंशन ग्रैब करे। चेंज, अगर सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, एक चीज़ मूव करना शुरू कर दी है तो वो चेंज है और वो अटेंशन ग्रैब करेगी। कॉन्टेक्स्ट, अगर कोरोना डेज हैं, बीमारी फैली हुई है, तो उसमें साबुनों वाले इश्तिहार ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करेंगे। अब हम ज़रा बुक पे आते हैं, उसमें कैसे लिखा हुआ है, कंट्रास्ट, द एक्सटेंट टू विच अ स्टिमुलस इज इन सम फिजिकल way different from surrounding stimulus. Contrast is more common and important stimulus factor in perceptual selection. Contrast means, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे, contrast means how much a stimulus is physically different from other stimulus around it. एक एक लाइन ही करेंगे, लंबा नहीं हमने याद करना। Change, if a radio is playing softly in the background, जो ही वो बंद होगा आप एकदम तवज्जो करेंगे कैसे बंद हो गया। Movement, moving objects catches the attention more easily than the static one. Size, huge billboards are erected because size determines our attention. Intense, the brighter or louder the stimulus, the more likely it will capture the attention. Context, facing bright lights or dim light can be more attractive. अगर सब bright lights हैं तो एक dim light attention capture करेगी। Repetition, एक ही चीज़, the TV on the people who casual TV commercial want us to attend to their message, they rely on technique of repetition, के बार बार वो चलते हैं, इश्तिहार हैं जो सारे चलते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिए सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब हम ज़रा इससे आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के बाद है हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर्स, विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल आर दी परसीवर। मेरे और आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम कुछ चीज़ों को तवज्जो देते हैं और कुछ चीज़ें हमारी अटेंशन ग्रैब नहीं करती हैं। मोटिवेशन, मोर द मोटिवेटेड वी आर, मोर द स्टिमुलस विल ग्रैब आवर अटेंशन। परसेप्चुअल सेट, आर परसेप्चुअल सेट दैट इज एक्टिव एट अ टाइम डिटरमिन्स आवर attention span. Expectation, we perceive what we expect to perceive. Past experience, if we have a positive past experience about a stimulus, we are more likely to attend it. Attention, if we attend consciously to a stimulus, we more likely can capture, it can more likely capture our perception. Interest, our natural interests, our inborn interests determine our perceptual field. Attitudes, basically our preferences, likes and dislikes determine our capacity of perception. Personal attributes, what are the valuable things for us. इस तरह से इमोशनल स्टेट, अगर हमारी इमोशनल स्टेट स्टेबल है तो हम ज़्यादा परसीव करेंगे, अदरवाइज हम उस चीज़ को नहीं परसीव करेंगे। हम बुक की तरफ जाते हैं। बुक में हमारे पास क्या गिवन है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल हु परसीव आर कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। मोटिवेशन, motivation is a set of condition initiating, directing and maintaining our behavior towards some goal. जितने हम मोटिवेटेड होंगे उतना ही हम ज़्यादा उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कई लोगों को फुटबॉल मैच से सिर्फ इतनी इंटरेस्ट है कि कौन जीता कौन हारा, किसी को ये इंटरेस्ट है, कोई क्रिटिसाइज़ करेगा कोच पे कि ये हम मैच इसलिए मेरी फेवरेट टीम हारी है, उनका कोच अच्छा नहीं था, कोई गेम प्लान पे बात करेगा। और इस तरह से हम सब की एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन हुआ करती है। परसेप्चुअल सेट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रीडीनेस टू परसीव और रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इन अ पर्टिकुलर वे। इस चीज़ को हम सिंपल लफ्ज़ों में जब अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें परसेप्चुअल सेट को, तो एक डॉक्टर साहब हैं और एक उनकी वाइफ हैं, वो दोनों सो रहे हैं। टेलीफोन की बेल बजती है तो डॉक्टर साहब उठते हैं लेकिन मदर सोई रहती हैं। लेकिन जो मदर है वो जो ही बच्चे की थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, क्राई ऑफ द चाइल्ड आता है, बच्चा जो ही उठता है तो वो उसी टाइम पे उठ जाती हैं। यानी बेसिकली वो दोनों एक एक सर्टन स्टिमुलस को अटेंड करने के लिए मेंटली सेट होकर सोए हुए हैं। तो ये चीज़ परसेप्चुअल सेट कहलाती है। उनको पता है कि एक चीज़ पे तो सुकून है, वो अटेंड हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ हमें लगता है कि वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, हमने उसको अटेंड करना है। एक्सपेक्टेशन, they can lead us to see attributes in others that are not on in them, but our readiness leads us to misperceive. Mental set also hinders in problem solving, especially when novel ideas are required. कई दफ़ा हम एक चीज़ को एक क्रिएटिव वे में सोचने की कोशिश ही नहीं करते और एक ही चीज़ पर फंसे रहते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कहलाएगी। हम वही देख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर
किसी चीज़ के बारे में हमारा पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंस है तो हम वही चीज़ फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे और वो हमारी अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करेगी। मसलन आपकी किसी एक टीचर के साथ एसोसिएशन, साइकोलॉजी टीचर के साथ एसोसिएशन अच्छी है, आपको लगता है कि आपके मिड्स में इनके अच्छे मार्क्स आए थे, आपके फ्यूचर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप जो साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट है उसको ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अटेंशन है, आपको लेक्चर समझ नहीं आता, आप कहते हैं मैं फोकस और कंसंट्रेट करके मैं लेक्चर सुनूंगी और मैं आज परसेप्शन का चैप्टर समझना है मैंने, तो आपके इस अटेंशन पे करने से ये जो स्टिमुलस है यानी लेक्चर है ये आपकी ज़्यादा आपकी परसेप्चुअल प्रोसेसेस में एक्टिवली एंगेज होना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट है बाय बर्थ कैपेसिटी होती है। देखा, अटेंशन है आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आप खुद से एफर्ट पुट कर रहे हैं। इंटरेस्ट होती हैं आपकी हॉबीज़, आपको इन बिल्ट जेनेटिकली किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, यही हमारी हॉबीज़ डिसाइड करती हैं। अगर हम टीवी एक तरह से एक खोलते हैं न्यूज़पेपर और आपने कहीं एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से अंदर के सफ़र पर जाएंगे जहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का इश्तिहार लगा हुआ है। आपके वालिद को पॉलिटिकल न्यूज़ से दिलचस्पी है, वो पहला सफ़ा कैप्चर कर लेंगे कि मुझे पहला पेज दे दो। आपकी मदर है, वो हो सकता है अंदर से जो मालूमाती पेज है वो निकाल लें। तो इस तरह सब ने एक ही न्यूज़पेपर है, एक ही स्टिमुलस है, लेकिन उनमें से अपनी अपनी इंटरेस्ट और अपनी अपनी मर्जी की चीज़ सेलेक्ट कर ली और चूज़ की है उसको रीड करने के लिए। इसी तरह से अब एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो लर्नड एक्सपीरियंसेस है, दुनिया में आकर हम जो डिफरेंट तजर्बात गेन करते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हम कौन सी चीज़ों को परसीव करेंगे, अटेंड करेंगे और कौन सी चीज़ों को हम एक्ट आउट कर देंगे। प्रेजुडिस एक एटीट्यूड है, तासुब रखना। हम कई लोगों से खामखा बैर रखते हैं कि हम उनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उनके बारे में एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है। हमने सीखा हुआ यही होता है। मसलन जो हिंदू हैं वो सारे ऐसे हैं, मुस्लिम्स हैं वो ऐसे हैं, पठान ऐसे हैं, पंजाबी से। इस तरह हमने समटाइम एथनिक बैकग्राउंड्स और रिलीजियस बैकग्राउंड पर लोगों से नफरत या मोहब्बत का इजहार करते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स एक बंदे की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। परसेप्शन ऑफ अ पर्सन हु इज़ ऑप्टिमिस्ट, अब ये भी हमारी कैपेसिटीज़ हैं, होपफुल है, ब्रेव है, तो वो उसी तरह की चीज़ें ही इन्वायरमेंट से कैप्चर करेगा। अगर कोई पेसिमिस्ट है तो वो सैड और डिप्रेस चीज़ों को लाइक करेगा। इमोशनल स्टेट एक टाइम के ऊपर, आज मेरा सुबह ही मूड ख़राब है, मुझे टेम्परेचर है तो मेरा मूड अच्छा नहीं है और मुझे लेक्चर इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि अदरवाइज आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो ये इमोशनल स्टेट है। पर्सनल वैल्यूज़, दी थिंग्स दैट आर मोर दैट वी आर मोर एबल टू रिलेट इन अ स्टिफ वे कि कैप्चर्स आवर अटेंशन इन अ मोर स्ट्रिक्ट मैनर। मसलन हम अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बड़े टची होते हैं और हम उनको चेंज नहीं करना चाहते, तो उससे कंट्ररी कोई हमें कोशिश कर रहा है तो हम उनकी बातों में नहीं आते हैं और हम बिल्कुल वो काम करने की कोशिश नहीं करते जो हमारे सर्टन बिलीफ्स के साथ, स्पेशली रिलीजियस बिलीफ्स के कंट्ररी हो। तो इस तरह वो चीज़ें हम पीछे कर देते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, ये हम पहले कर चुके हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या चीज़ है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड है सोशल फैक्टर्स। ये हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए, हमने बड़ी डिटेल से कर लिए। उसके बाद है हमारे पास सोशल फैक्टर्स। हमारे सोशल फैक्टर्स में सोसाइटी में जो एक तरह से हमें नॉर्म्स दिए जाते हैं, जो बिहेवियर्स दिए जाते हैं, हम उनको अडॉप्ट करते हैं। सोशल वैल्यूज़, हर सोसाइटी की अपनी अपनी गुड बैड का क्राइटेरिया हुआ करता है, पनिशमेंट का, रिवॉर्ड का। हम सम वे उसको फॉलो करते हैं, समटाइम कॉन्शियसली भी अनकॉन्शियसली भी। सोशल बिलीव्स, जो हमारे सोशल टैबूज और बिलीव्स हैं, हम भी उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को इख्तियार करते हैं। रिचुअल्स, हमारी जो एक तरह से वही बात है, रसूमात, रस्म रवाज, शादी ब्याह, सोग मरने, ये सब हम वही करते हैं जो हमारे कल्चर में चले आ रहे होते हैं। हमारे कुछ फैमिली नॉर्म्स होते हैं, किन चीज़ों के बारे में हम फ्लेक्सिबल होते हैं। मसलन कोई कहे कि नहीं भाई आज हमने चिकन नहीं बनाया हुआ, आज हमारे पास सब्ज़ी पकी है, कहते हैं वही ले आओ, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन अगर कोई आपके रिलीजियस बिलीफ चेंज करने की बात करता है तो आप स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा एकदम से अटेंड करते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मुझे पढ़ा रहा कि जो गलत हो मेरे लिए। इसी तरह से नेशनल लॉज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एज इट इज़ हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारे फैक्टर्स मुकम्मल होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की जो मेन डेफिनेशन है ये ज़रूरी होती है, ये एज इट इज़ आपने याद करनी है, और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये समहाउ हमारे लिए इस तरह से हैं कि हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे सिर्फ और अपने डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे। मेरे चैनल से बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में टाइप्स ऑफ परसेप्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन के। टोटल परसेप्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन टू गिव इट सम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अब हम आते हैं इसकी ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम शुरू करेंगे इनकी टाइप्स के ऊपर। इन सब टाइप्स के एक दफ़ा हम नाम लिख लेंगे, फॉर्म परसेप्शन, मोशन परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, टाइम परसेप्शन।
एक बीच में साइज परसेप्शन है। सम टाइम हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, सम बुक्स में ये आपको अलग अलग मिलेगा। फॉर्म परसेप्शन को ही शेप परसेप्शन भी कहा जाता है। फॉर्म परसेप्शन या शेप परसेप्शन एक ही चीज़ है, और साइज परसेप्शन वगैरह भी हम इसके साथ ही परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की फॉर्म में हम इसके साथ पढ़ते हैं इस चीज़ को। ये दोनों तकरीबन टॉपिक मैच करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म परसेप्शन को, जो सबसे पहले गिवन है फॉर्म परसेप्शन, या फिर इसी को ही हम शेप परसेप्शन भी कहते हैं। We do not ordinarily perceive the world around us as patches of color, variations in brightness or loud sounds and voices. हमें चीज़ें ऐसे नज़र नहीं आती हैं कि वो कोई मीनिंग ना बनाती हों, बल्कि वो हमें पैटर्न्स में, एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, एक वेल कंट्रोल्ड और एक अलग अलग करके एक अलग एंटिटी के तौर पर नज़र आती हैं। हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट करके अलग अलग पहचान सकते हैं। हमें एक क्राउड की आवाज़ नहीं आती, हमें अलग अलग, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं आपको आ रही है, तो वी कैन हियर ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, फुटस्टेप्स, वर्ड्स, हम सारी चीज़ें ये समझ सकते हैं और उसके मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको देख सकते हैं। लिहाजा वी आर अकस्टम्ड टू ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स आर इन आवर माइंड इन द फॉर्म ऑफ into a form, shape or melody scene that makes up meaningful whole। वो चीज़ें जो हमारे लिए एक मीनिंगफुल पैटर्न रखती हैं हमें उस तरह से नज़र आती हैं। एक मीनिंगलेस चीज़ हम नहीं देखते हैं। अगर ये जो चीज़ है अगर मीनिंगलेस हो जाए तो वो स्किज़ोफ्रेनिया के जैसे मरीज़ होते हैं, साइकाइट्रिक पेशेंट, उनको ऐसे नज़र आता है। जो नॉर्मल हम इंडिविजुअल्स हैं हमें चीज़ें एज इट इज़ नज़र आती हैं। हमने एक तरह से सबसे पहले परसेप्शन की जो मेन डेफिनेशन थी, परसेप्शन की डेफिनेशन हमने ऐड की सबसे पहले, और उसके बाद हमने फॉर्म परसेप्शन की डेफिनेशन हमने ऐड की है। इन दोनों डेफिनेशंस को लिखने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे इसके जो एक तरह से दो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं ना, हर एक के हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ परसेप्शन है, उन सब के साथ दो बिग रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे पास गिवन होंगे। एक को हम कहेंगे जो वन टाइप है हमारे पास, वो है, इसमें मैं इसको ए से डोनेट करती हूँ, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। और दूसरा होगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस या लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीज़ें होंगी। तो इस तरह से हमने जब पढ़ना है इसको फॉर्म परसेप्शन को, तो हमने ये दो चीज़ें एक तरह से डिटेल से डिस्कस करनी है। इन दोनों को हमने लंबा करके लिखना है, तो ये हमारा आंसर क्लियर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जो आपकी वॉल है ना, दीवार है आपकी, वो बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है ये फिगर है। अब अगेन हम चलते हैं, जो वाइट बोर्ड के ऊपर आपके वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो फिगर है और वाइट बोर्ड बैकग्राउंड है। जो बिग एंटिटी है ना, हमारा ब्रेन ये प्रोसेस करता है कि वो बैकग्राउंड है, और जो चीज़ तादाद में कम होती है उसको वो फिगर समझता है। जैसे कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो एक ये चीज़ है, ये एक तरह से हम कह लें कि ये वॉल है, ये चीज़ है जो, तो ये वॉल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर ये जो वाइट बुक की हमें नज़र आ रही है आउटलाइन, ये बुक की आउटलाइन इसकी फिगर है, और अगेन इस फिगर के ऊपर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये फिगर है और ये बैकग्राउंड है। यानी दरअसल जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, फिगर एंड ग्राउंड इन फॉर्म परसेप्शन, ये जो हम चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, ये जो मैं पढ़ने लगी हूँ, इसमें जो वाइट वाला एक है, ये भी हमारा बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड नंबर 1 और ये बैकग्राउंड नंबर 2, दो बैकग्राउंड इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑल द टाइम स्कैन करता है फिगर कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है। अगर ऐसा ना हो तो चीज़ें ब्लर हो जाए और हमें चीज़ें नज़र ना आए। हमें जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप रखती है। अपने याद है क्लास 3 में हमने पढ़ा था कि ये जो कछुए वगैरह हैं और जानदार हैं ये कैमोफ्लाज हो जाते हैं। ये पैरट इनविजिबल है ग्रीन लीव्स में, इस तरह से जो लिजर्ड है ये पत्थर के ऊपर बैठे तो नज़र नहीं आती, तो कैमोफ्लाज हो जाती है। दैट मीन्स फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप इज़ ब्लर्ड। उन दोनों में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। इस तरह से जो कैदी हैं ग्वांतानामो बे के, जिस तरह उनमें उनको ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए जाते थे,
तो चूंकि ग्रीन हैबिटेट था तो ग्रीन में ऑरेंज बहुत दूर से विजिबली नज़र आता था, तो इस तरह फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप बहुत ही वेल कंट्रोल्ड होकर नज़र आती थी और दूर से अगर कोई कैदी भागता है तो उसको पकड़ा जा सकता था। इसी तरह से जो सड़कें हैं तारकोल वाली, उनमें ब्लैक कलर की अगर सड़क है तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो वाइट या येलो बनाए जाते हैं ताकि वो स्टैंड आउट हों और नज़र आएँ। तो फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट इज़ द बैकग्राउंड, जो स्टैंड अप हो रहा है वो फिगर है। इसी तरह से जो वाइट गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा चलती हैं, सफ़ेद गाड़ी काली सड़क के ऊपर बहुत विजिबल होती है और वेल कंट्रोल्ड फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप बनाती है। इसी तरह से जो एक हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ हैं ना, वो सारी काली होती हैं, जितनी ये एक तरह से सरकारी इदारों में और इन जगहों पे यूज़ होती हैं ताकि वो कैमोफ्लाज हो जाएं और पहचानी ना जा सकें, ये भी एक रीज़न होती है। इस तरह आर्मी वाले अक्सर जब टैंक्स वगैरह निकालते हैं तो अपने ऊपर ग्रीन कलर के पत्ते वगैरह अपनी गाड़ियों पर डालते हैं ताकि जब वो जाएँ तो हेलीकॉप्टर्स पे जब वो एक हेलीकॉप्टर व्यू नज़र आए तो वो दरख्त ही नज़र आए, पता ना चले कि बीच में से टैंक कौन सा है और ट्री कौन सा है। इस तरह वो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप ब्लर करते हैं। यहाँ में पता चलता है कि नेचर में भी और उसके अलावा बहुत सारी एक ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं हमारे, ये इस्तेमाल होते हैं और इनको इस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। बुक में हम पढ़ेंगे, एक इसको आपको अक्सर फेसबुक पे और सोशल मीडियाज़ पे नज़र आएगी, इनको कहते हैं ए फेस एंड वॉज पिक्चर्स। इनको रिवर्सिबल पिक्चर्स भी कहा जाता है। बहुत सारी हैं हमारे पास रिवर्सिबल पिक्चर्स, हमारी बुक में ये वाली गिवन है। यहाँ इफ़ यू कंसिडर दी वाइट एज फिगर तो हमें वाज नज़र आएगा, इफ़ यू कंसिडर फेसेस एज फिगर एंड वाइट एज बैकग्राउंड तो हमें फेस नज़र आएंगे, तो ये रिवर्सिबल पिक्चर कहलाती है। तो फिगर क्या है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिगर हैज़ डेफिनेट बाउंड्रीज एंड इट सीम्स टू स्टैंड आउट स्लाइटली फ्रॉम द बैकग्राउंड। और ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड इज लेस वेल डिफाइंड, इट अपीयर्स कॉन्टिन्यूस एंड नो डेफिनेट बाउंड्रीज। इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आपने तकरीबन ये लाइन लिखनी है और ये वाली लाइंस लिखनी है, रिवर्सिबल पिक्चर बनानी है ये वाली, और उसके बाद एक एग्जांपल आपने लिखनी है, फिर हम आगे चले जाएंगे। मैं आपको काफ़ी सारी ये दिखाती हूँ जो पिक्चर्स हैं हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप वाली, लेकिन जो अपने लिखने के लिए मटेरियल है वो हमारे पास इतना सा सफिशेंट हुआ करता है। आगे हम चलते हैं इसकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, परसेप्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस। ये अगेन परसेप्शन की डेफिनेशन है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लिखते हैं। यहाँ से देखें, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन एंड ग्रुपिंग आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स विच गाइड द प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारा हम अभी मैं क्रॉस इसलिए नहीं कर रही कि ये करना ही नहीं, बेसिकली ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अपने डेफिनेशन लिखी, अपने फॉर्म परसेप्शन की डेफिनेशन लिखी, यहाँ पर हमने इन दोनों प्रिंसिपल्स के बड़े अच्छे से करके साफ सुथरे से नाम लिख लिए। फिर उसके बाद हमने फिगर एंड ग्राउंड को इस तरह से एक एक लाइन में हमने डिफाइन कर लिया, ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली, ये वाली डायग्राम बना दी, और अब हम लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। ये दोबारा वही चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, ये दूसरी बुक में, ये फरहंदा शहनाज की बुक में से, इसमें भी तकरीबन चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि फिगर इज़ द पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड दैट हैज़ मीनिंग, स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट एंड ऑलवेज सीम टू इंक्लूड कंटूर्स और बाउंड्रीज दैट सेपरेटेड फ्रॉम रिलेटिवली मीनिंगलेस बैकग्राउंड। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, वो जो दूसरी बानो वाली बुक है शहर बानो वाली, उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग प्रिंसिपल, तीनों में आपने एक ही तरह की चीज़ लिखनी है, बहुत ही टू दी पॉइंट हमने लिखना है। ये आ गए हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल 8 लॉज हैं। नंबर 1 सिंप्लिसिटी। बेसिकली लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर दी रबर स्टैम्प्स। हमारे ब्रेन ने एक ना शॉर्टकट्स ड्रॉ किए हुए कि किस तरह से परसीव करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और ब्रेन के हायर ब्रेन रीजन्स को फॉरवर्ड की जाएगी प्रोसेस होने के लिए, और कौन सा इररेलेवेंट है। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं, ये जो फालतू स्टिमुलस फील्ड में आके इमेजेस पढ़ रहे हैं ये सारे बम्बार्ड आउट हो रहे हैं। तो ब्रेन के कैसे स्कैन करता है, किसको रखना है किसको छोड़ना है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, जो चीज़ सिंपल नज़र आ रही है ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। यूजुअली हमारे ब्रेन में टेंडेंसी है चीज़ों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखने की। ये देखा, एक ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाते हैं, हमारी जो दुनिया है ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स में। हमारी दुनिया स्फीयर है, आप जिस कमरे में बैठे हुए आप देखो आपकी खिड़कियाँ या स्क्वायर होंगी, दरवाज़ा रेक्टेंगुलर है, रोशनदान सर्कुलर है, तो इस तरह वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप रखती होंगी। जो एम्बिगुअस फिगर्स हैं, एक तरह से हैपहैज़र्ड हैं, वो हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं करता और उनमें से स्टिल कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है सिंप्लिसिटी। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, और ये सिंपलेस्ट पॉसिबल वे क्या है, इन सम ज्योमेट्रिकल फिगर।
इन सम ज्योमेट्रिकल शेप। और उसके बाद दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी का। वो चीज़ें जो हमें एक जैसी नज़र आ रही होती है ना, ब्रेन स्कैन करके उनको इकट्ठा कर देता है। जैसे आप जो ही इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपका ब्रेन क्या स्कैन कर रहा है इसको, कि इसके बीच में ना ये स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है, तो दरअसल यू स्कैन प्लस साइन, और ये जो चीज़ें हैं ये इररेलेवेंट हो जाती हैं, हमारा ब्रेन इनको छोड़ देता है। तो सिमिलैरिटी, वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स विच अपीयर सिमिलर टुगेदर। इसीलिए हमने जो हमारी लैंग्विस्टिक्स हैं उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बना दी हुई हैं कि भेड़ों का रेवड़, जत्था, इस तरह जमाल जमा जितने वर्ड्स हैं ना ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल इसीलिए कि हमने उनको एक कॉमन को हर्ट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, उनको हम ग्रुप अप कर देते हैं कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही ग्रुप फॉर्म में करती है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी का। प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर द ऑब्जेक्ट मोर दे आर लाइकली टू परसीव टुगेदर। जैसे वी डू नॉट परसीव देम एज 6 लाइन्स, 6 वर्टिकल लाइन्स, हम ये नहीं देख रहे कि 3 मतवाजी लाइनें हैं, बल्कि वी टेंड टू ग्रुप देम एज ग्रुप ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स। हमें ये पैरेलल लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये इकट्ठी, ये इकट्ठी, ये इकट्ठी, क्योंकि वो इकट्ठी हैं इसलिए हमें वो इकट्ठी नज़र आती हैं। याद कैसे करना है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताती हूँ। एक लाइन आपने याद कर लेनी है। सिंपलर आवर ब्रेन टेंड टू ग्रुप अप थिंग्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर। सिंपलर द स्टिमुलस, मोर इट विल बी परसीव्ड टुगेदर। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विल परसीव एज ग्रुप टुगेदर, उनको ग्रुप अप कर लेता है हमारा ब्रेन। बेसिकली हम ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर दी ऑब्जेक्ट्स मोर दे आर लाइकली टू परसीव टुगेदर, उनको हम इकट्ठा देखते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं बताऊँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल हो गई, द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, ये वाला, एक मिनट ये गलत हो गया, नीचे वाली लाइन है सिर्फ, द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स आर मोर लाइकली टू बी परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर। इधर तक हम इसको कर लेंगे, ये वाली लाइन्स हैं जो। और उसके बाद हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है लिखने के लिए, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आप इसका कंटेंट करेंगे। एक तो हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी का। हमारा ब्रेन एक पैटर्न को कॉन्टीन्यूस देखता है, जहाँ पर एक पैटर्न एग्जिस्ट करता हो, कोई भी पैटर्न हो। अक्सर हमारे कपड़ों में, ये जो हमारे पर्दे हैं, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होता है जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है और हम उसमें कॉन्टीन्यूटी देखते हैं। जैसे मैं एक और पिक्चर बनाती हूँ, इंस्टेड ऑफ परसीविंग इट एज सेमी सर्कल्स, ये जो मैं बना रही हूँ, यू परसीव इट एज अ वेव। आपको ये वेव नज़र आ रही है, सेमी सर्कल्स नहीं आते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्टीन्यूटी को, वेव पैटर्न को ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है और उसको इकट्ठा प्रेजेंट करता है। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, गुड कॉन्टीन्यूएशन सजेस्ट दैट वी टेंड टू सी थिंग्स एज एंडिंग अप कंसिस्टेंट विद द वे दे स्टार्ट ऑफ। जहाँ से शुरू नहीं है उसी तरह से हम देखते हैं कि इनका एक पैटर्न चला आ रहा है। फिर है कॉमन फेट, वो चीज़ें जो इकट्ठी एक साइड पे जा रही हैं हम उनको ग्रुप अप कर देते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी में भी और सिमिलैरिटी में भी हमने पढ़ा कि वो हम ग्रुप अप करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन कॉमन फेट का मतलब क्या होगा कि जो सेम डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं, वी टेंड टू परसीव देम मूविंग टुगेदर आर एट ए सेम स्पीड। हमें लग रहा है कि इकट्ठी मूव कर रही हैं और इकट्ठी स्पीड पर जा रही हैं। ये हमारा हो गया फिफ्थ प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद है सिक्स्थ प्रिंसिपल क्लोजर का। आर ब्रेन हैज़ टेंडेंसी टू फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारा जो ब्रेन है, अब ये हमें घोड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स हैं और ये मुकम्मल कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हमारे जो स्कूलों की बुक्स हैं उनमें सम टाइम हम इस तरह की बच्चों को देते हैं, ये यहाँ पर डैश आ जाएगी और उससे पूछेंगे फिल इन दी ब्लैंक, या फिर इस तरह के वर्ड होगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फॉलो भी हो सकता है, फेलो भी हो सकता है। तो बच्चे ये बताते हैं, इंग्लिश में अक्सर आप ये लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ है ये दरअसल प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर पे बेस्ड है कि बच्चों को हमने किस तरह से हम सिखा रहे हैं, उनमें फिल इन दी ब्लैंक्स की कैपेसिटी क्या होता है। हमारा ब्रेन बड़ा होशियार है, वो ये नहीं चाहता कि हमें ये बताए कि उसको नहीं आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रही है। वो आपको ये बताएगा कि नहीं मुझे सब पता है, जो बीच में से इंफॉर्मेशन रह गई है ना, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। तो इस तरह से इवन हम सिर्फ चीज़ों को देखने में नहीं, सुनने में भी ये मिस्टेक्स हम करते हैं। और कोई चीज़ आधी सुनी और आधी नहीं समझ आई, फ़ोन पे आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, लेकिन हम कहेंगे हमें समझ आ गई है बात की क्या कह रहा है, कि जो बीच में डिस्टॉर्ट हुई है आवाज़ हम ब्रेन ने वो फिल इन कर ली है। तो द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल सीज अ डिसकनेक्टेड आर इनकम्प्लीट फिगर दे फिल इन दी स्पेसेस। सिर्फ फिगर ही नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ इवन वॉइसेस में और इन चीज़ों में भी ये एग्जिस्ट करता होगा। आगे सिक्स्थ के बाद सेवंथ प्रिंसिपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है
उसको हम पहचानते हैं। इसी टाइल को हम टिल्ट कर दें तो ये डायमंड बन जाती है, और इसी टाइल को हम टिल्ट सीधा कर दें तो ये स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ देख रहे हैं, वो मैटर करती है कि हाउ वी आर ग्रुपिंग इट, जिस चीज़ को हम ग्रुप अप कर रहे हैं। 7th है हमारे पास, 8th पॉइंट है हमारे पास इसमें गुड फिगरल गुडनेस का। यहाँ पे एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल फिगर आती है कि कोई चीज़ अगर एम्बिगुअस है तो वो फिगरल गुडनेस नहीं कर रही, तो स्टिल हमारा ब्रेन उसमें से कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर अखज़ करेगा। Organizational processes and shape perception are sensitive to something that Gestalt called goodness, figural goodness. This concept include perceived similarity, simplicity, symmetry, regularity. और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो चीज़ जो ज़्यादा अच्छी ज्योमेट्रिकल फिगर में है वो एक्यूरेटली परसीव होगी, अच्छी रिमेंबर होगी, और उसको हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अ बैड वन। अगर किसी को हमने अच्छे ज्योमेट्रिकल फिगर में रखा हुआ है तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। मैं आपके साथ कुछ पीपीटीज शेयर करने लगी हूँ, मेरी अगली क्लिप को देखिएगा जो फॉर्म परसेप्शन के बारे में है। मिलते हैं अगले क्लिप में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। परसेप्शन की टोटल 4 टाइप्स हैं, फॉर्म परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, टाइम परसेप्शन एंड मोशन परसेप्शन। और अभी हम पढ़ने लगे हैं मोशन परसेप्शन को डिटेल के साथ। बेसिकली जो इमेज हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है, समटाइम तो कोई चीज़ एक्चुअली मूव कर रही होती है, तब हम कहेंगे कि रियल मोशन है, और समटाइम चीज़ एक्चुअली मूव नहीं कर रही होती लेकिन हमें मूवमेंट नज़र आती है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे अपेरेंट मोशन। यानी हम इसको डिफाइन करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस एक्चुअली चेंजेस पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई, हमारी आंखों की रेटिना मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं तो रियल मोशन है। जैसे गाड़ी तेज़ी से गुजरती है, आपके सामने से कोई शख्स गुजर रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं और वो वाकईतन रास्ता क्रॉस कर रहा है। अपेरेंट में जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ क्यूज ब्रेन इकट्ठे करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि चीज़ें मूव कर रही हैं जबकि वो मूव नहीं कर रही होती हैं। अपेरेंट मोशन की आगे से सब टाइप्स हैं। इनकी जो फर्स्ट सब टाइप है वो कहलाती है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन में जितनी हमारी ये जो पिक्चर्स बनती है ना, वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री है, और आप हाई डेफिनेशन ये देखते हैं और अक्सर आता है कितने मेगापिक्सल का कैमरा है और ये है, वो दरअसल क्या होता है कि बेसिकली मोशन पिक्चर्स आर स्टैटिक पिक्चर्स दैट आर बीइंग शट एट साइमल्टेनियसली। एक के बाद बहुत ही थोड़े गैप के बाद एक से एक पिक्चर इकट्ठी होती चली जाती है, और ये कितना है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन 24 स्टिल पिक्चर्स। जब हम वीडियो बना रहे होते हैं और हम मोड शिफ्ट करते हैं पिक्चर से उसके ऊपर वीडियो मोड के ऊपर, तो क्या होना शुरू हो जाता है कि 24 तस्वीरें कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी होती हैं, जितनी हाई डेफिनेशन होगी उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैशेस ज़्यादा होंगे। विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अगर कम अज़ कम 24 तस्वीरें खींचने हो रही हैं, वीडियो बन रही है, तो तब आपको मूवमेंट नज़र आएगी, क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मोशन। और यही चीज़ स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन वीडियो मेकिंग में, उसकी कार्टून मेकिंग में भी काम आती है। कार्टून्स क्या है, दरअसल वो कागज़ के ऊपर तस्वीर बनी हुई होती है और हर एक में एक के बाद दूसरे में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई जाती है, और जब तेज़ी से हम उसको दिखाते हैं तो हमें मूवमेंट नज़र आती है। बच्चे अक्सर वो फ्लिप बुक्स बनाते हैं ना, जिसमें वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, वो कार्टून कैरेक्टर होता है जो हाथ हिला रहा है या इस तरह से, तो वो मूवमेंट बनाते हैं, तो ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन कहलाएगा। बेसिकली स्टैटिक पिक्चर्स टेकन कंसेक्टिवली गिव्स द इल्यूजन ऑफ मोशन, और ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन कहलाता है। सेकेंड जो टाइप है वो है फाई फिनोमिना। फाई बेसिकली फिजिक्स से हमने ये लफ्ज़ आइडेंटिफाई किया है। फाई मोशन में क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है ऑफ परसीविंग कॉन्टिन्यूस मोशन बिटवीन 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट व्यूड रैपिडली इन सक्सेशन। जिस तरह से कि जब एक लाइट तेज़ी से मूव करती है, अक्सर ये नियॉन लाइट्स शादी के मौके पे और ईद मिलादुन्नबी पे लगती हैं, और हमें ना वो बिजली की रो भागती हुई नज़र आती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बहुत ज़्यादा अब आ गई हुई हैं, ये LED लाइट्स भी आ गई हुई हैं, तो वो हमें सारी लाइट्स ऐसे मूव करती हुई नज़र आती है, ब्लिंक करती हुई। होता क्या है कि कंसेक्टिवली एक लाइट ऑन हो रही है, दूसरी ऑफ हो रही है, एक ऑन हो रही है, एक ऑफ हो रही है, लेकिन जब वो तेज़ी से ये काम होता है, इंतहाई तेज़ी से होता है, तो हमें मूवमेंट नज़र आती है, और ये चीज़ फाई फिनोमिना कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड मोशन। इंड्यूस्ड मोशन दरअसल ये होता है कि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो क्लाउड्स रेसिंग बिहाइंड मून रेसिंग बिहाइंड द क्लाउड्स है, कि जब बादल चल रहे होते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि बादल तो स्टैटिक है लेकिन चांद मूव कर रहा है। और इंड्यूस्ड मोशन हमारी जो इंडस्ट्री है वीडियो मेकिंग की, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप ना अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो या हीरोइन किसी बड़ी ही
एक डेंजरस सी पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और गाड़ी तेज़ी से चल रही है, लेकिन एक्चुअली जब वीडियो बन रही होती है तो क्या हो रहा होता है कि वो दोनों तो अपनी सेफ स्टूडियो के अंदर खड़े होते हैं और गाना पिक्चराइज कर रहे होते हैं। बेसिकली पीछे प्रोजेक्टर के ऊपर तेज़ी से चीज़ें मूव हो रही होती हैं और वहाँ पे मूवमेंट होती है। या ये जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो हमें लगता है बहुत तेज़ गाड़ी चल रही है, लेकिन एक्चुअली गाड़ी तो स्टूडियो में साकित खड़ी है, लेकिन उसके पीछे जब वो फिल्म को तेज़ी से चलाते हैं तो हमें गाड़ी मूव करती हुई नज़र आती है। इस तरह वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री इंड्यूस्ड मोशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इंड्यूस्ड मोशन, दी ऑब्जेक्ट that is behind is static and in front is moving, we perceive motion। sometime ऐसा होता है कि the front object is static and the अदर वन इज़ मूविंग, तो हमें मूवमेंट लगती है। एक चीज़ और आपने ऑब्जर्व की होगी, जैसे ट्रेन के ऊपर बैठते हैं तो आपकी जो ट्रेन है वो चल रही होती है और साथ वाली जो ट्रेन है वो रुकी हुई होती है, तो हमें तब तो पता चलता है कि हम चल रहे हैं। लेकिन सम टाइम हम खड़े हैं उसके ऊपर, ट्रेन स्टेशन के ऊपर, और जो हमारी जो गाड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो रही है, लेकिन हमें मूवमेंट जो दूसरी साइड से गाड़ी जो आ रही है हमें उसकी मूवमेंट नज़र नहीं आती है और हमें ये लगता है कि हमारी गाड़ी मूव कर रही है। इस तरह बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूजन क्रिएट होती हैं इंड्यूस्ड मोशन में, जिनका हमें सम टाइम उस टाइम पे पता नहीं चलता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमने बुक में याद रखनी है ना, वो ये मून रेसिंग बिहाइंड दी क्लाउड्स, ये आप एक वर्ड में इसको आप याद रखेंगे। ये स्ट्रोबोस्कोपिक की अब हम ज़रा एग्जांपल्स देखते हैं। ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन है, कार्टून्स इस तरह से बनते हैं, एक में हाथ ऐसे होता है, दूसरे में थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, लेकिन जब कंसेक्टिवली तेज़ी से विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड ये दिखाई जाती है तो हमें मोशन परसीव होता है। ये स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन है। ये अगेन वन गैलप ऑफ अ हार्स नीड्स एटलीस्ट 24 पिक्चर्स, ये 12 हैं, आगे ये वाली हैं। ये इस तरह से एक गैलप जो घोड़े की एक ऐसे सरपट दौड़ता हुआ नजर आता है ना, उसकी मूवमेंट इस तरह से कि इतनी कैमरा के ऊपर लाइट्स होती हैं। कई दफ़ा हम स्टैटिक करके वीडियो को तो देखते हैं ना, तो वो एक एक थोड़े वक्फे के बाद एक एक पिक्चर बनी हुई होती है हमारी। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है, ये भी मूवमेंट की है, ये भी मूवमेंट की है। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है, यानी अभी हमने पढ़ लिया स्ट्रोबोस्कोपिक, 5 फिनोमेना, इंड्यूस्ड मोशन और ऑटोकाइनेटिक। ऑटोकाइनेटिक बेसिकली दिस टाइप ऑफ मोशन इज ड्यू टू टेंशन इन दी सिलरी मसल्स ऑफ दी आईज। हमारी आंखों के लेंस के पीछे जो बनी हुई है ना, अब अटैच्ड हैं, वेन्स हैं अटैच्ड है, उनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है जब हम किसी चीज़ को इस तरह की पैटर्न्स को देखते हैं। When we focus on these black dots, इन ब्लैक डॉट्स को हम जब फोकस करते हैं तो हमें ये जो पैटर्न्स हैं ये गोल गोल चक्कर काटता हुआ महसूस होता है। पहले जब हम छोटे थे ना, तो अक्सर ये जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं ना, गिफ्ट रैपर्स के ऊपर इस तरह के पैटर्न्स होते थे और हमें उन्हें ना ऐसे जोर घुमा घुमा के देखते थे कि ये देखो ये घूम रहा है। तो इस तरह के बहुत से पैटर्न हुआ करते थे। थोड़ी देर जब हम इसको घूरते रहते हैं तो हमें मूवमेंट नज़र आती है, और ये मूवमेंट क्यों होती है, हमारी टेंशन होती है सिलरी मसल्स में, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो एक तरह से मूवमेंट परसीव करती हैं हमारी आंखें। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक और काइनेटिक मूवमेंट, ये भी ऑटोकाइनेटिक की है। यूं ही आप मिडिल डॉट को फोकस करते हैं आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट नजर आती है। ये एक और है, इफ़ यू फोकस ऑन ब्लैक डॉट्स, आपको लगेगा व्हाइट बल्ज आउट हो रहा है, लेकिन जब आप व्हाइट को फोकस करेंगे तो ब्लैक बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ी देर इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, आपको ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना की समझ आ जाएगी। ये टक्कर्स 5 फिनोमेना, हम पहले इसकी एग्जांपल देख चुके हैं नियॉन लाइट्स वाली, कि it occurs when two stationary spots of light in different position in the visual field are turned on and off alternatively at a rate of 4-5 times per second। एक सेकंड के अंदर दो लाइटें ऑन ऑफ हो रही हैं तो हमें वो मूवमेंट नज़र आएगी, जिस तरह वो मैं बता रही हूँ नियॉन लाइट्स की मूवमेंट होती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड एक टाइप है इसकी मोशन की, इसकी परसेप्शन की, वो है हमारे पास डेप्थ परसेप्शन। Depth perception basically image formed on the retina of our eyes 2-dimensional, but we have the capacity to perceive the world 3-dimensionally। यानी बेसिकली जो इमेज हमारी आंखों के ऊपर पड़ रहा है वो तो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन हम जी एक्सिस के अलॉन्ग भी देख सकते हैं। हमें पता चलता है कि चीज़ हमसे कितनी दूर है और कितनी डेप्थ में है। ये चीज़ हमारी आंखें कुछ उनके पास एक तरह से निशानियाँ आती हैं जिनको हम क्यूज़ कहते हैं, वहाँ से ये आती हैं और हमें डेप्थ और परसीव होती है। फर्स्ट वन है मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्यूलर आंखों से, जो एक ही आंख से हमें क्यूज़ नज़र आ सकते हैं उनको हम मोनोक्यूलर क्यूज़ कहते हैं, और जिन क्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ेगी वो बाइनोक्यूलर क्यूज़ कहलाएंगे।
मोनोक्यूलर क्यूज़ को ही दरअसल पिक्टोरियल क्यूज़ भी कहा जाता है और इन्वायरमेंटल क्यूज़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो क्यूज़ हैं जो पिक्चर्स बनाते हुए आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग्स में इस्तेमाल करते हैं। याद है हम छोटे होते पिक्चर्स बनाया करते थे और करीब का घर और दूर का घर इस तरह से हम ड्रॉ किया करते थे। इस किस्म की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये हमारे पास एक पेंटिंग आ गई है। तो इन पेंटिंग्स के अंदर देखें बेसिकली तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन हमें डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है कि आगे ये चीज़ें दूर जा रही हैं। अब देखते हैं कि बनाते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखा है। अब ये देखें ना, जो करीब का घर है वो बड़ा है, जो दूर के घर हैं वो छोटे हैं। जो करीब लोग खड़े हैं उनके जूते तक और हैट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, दूर के लोग ऐसे हमें धुंधले से नज़र आ रहे हैं। फिर ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन जूं जूं आगे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है ये तंग होती जा रही है। इस तरह करीब की चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं और दूर की कम वाज़ेह हैं। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें जो आर्टिस्ट है उसने अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल की हैं और यही मोनोक्यूलर क्यूज़ कहलाती हैं। अगर मोनोक्यूलर क्यूज़ को मोनोक्यूलर क्यूज़ इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी एक आंख डैमेज भी हो जाए तो स्टिल वी आर एबल टू परसीव डेप्थ एंड डिस्टेंस ड्यू टू दीज मोनोक्यूलर क्यूज़। एक आंख से की डैमेज होने के बावजूद भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। इनको हम ज़रा देखते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज़ में इसमें सिंगल आई यूज़ होती है। सबसे पहले लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव, पैरेलल लाइन्स टेंड टू कन्वर्ज विद ईच अदर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ये देखा, शुरू में ये आपको ब्रॉड लग रही है गली, लेकिन आगे जाते हुए ये कन्वर्ज हो रही है, टिल्ट इन हो रही है। इस चीज़ को लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं, यानी लाइन में आ जाती हैं। रेल के पटड़ियाँ, अगर आप रेल के बीच में खड़े हों ट्रेन की पटड़ी के अंदर, तो आपको थोड़ी देर बाद वो आसमान के उफक पे मिलती हुई नज़र आती हैं। ये लीनियर पर्सपेक्टिव कहलाती है। एरियल का वर्ड एरियल पर्सपेक्टिव एयर से निकला है। इफ़ द एयर इज़ क्लीन वी परसीव थिंग्स क्लोजर टू अस, व्हेन द एयर इज़ पोल्यूटेड थिंग्स सीम टू बी परसीव्ड एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। हमें चीज़ें दूर नज़र आती हैं। जैसे अगर ये हवा साफ़ है तो हमें चीज़ें करीब नज़र आएंगी और अगर हवा गंदी होगी तो हमें चीज़ें दूर नज़र आएंगी। अगर हम मरी में जाते हैं तो बहुत से लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं वो करीब के पहाड़ को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये तो पास ही है। जब चल के जाते हैं तो पता चलता है वो तो काफ़ी दूर थी। इसी तरह लाहौर या इस किस्म की मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम जाते हैं जहाँ पोल्यूशन रेट ज़्यादा होता है तो बिल्कुल पास ही सड़क क्रॉस करके बिल्डिंग होगी, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं भाई, टांगे रिक्शे के बगैर हम नहीं जा सकते हैं। तो दरअसल जो एरियल पर्सपेक्टिव है वो हमें इल्यूजन देती है करीब होने का या दूर होने का। नेक्स्ट, रिलेटिव वर्ड के साथ ना कुछ चीज़ें आएंगी। रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद। रिलेटिव हाइट, करीब की चीज़ें वेल हाइटेड होती हैं, दूर की चीज़ें उनकी हाइट कम होती चली जाती है। ये ऊंचा है और ये नीचा है। नेक्स्ट है रिलेटिव मोशन। जो करीब की चीज़ें हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलती हुई नज़र आती हैं। जैसा कि अगर आप सड़क क्रॉस करने लगे हैं तो आपको लगेगा कि गाड़ियाँ बहुत ही शां शां करती गुजर रही हैं, लेकिन दूर ऊपर आसमान पर कोई जहाज़ जा रहा है, आप देखेंगे कहेंगे तो बहुत ही आहिस्ता धीमा धीमा जा रहा है, हालांकि वो ज़्यादा तेज़ होता है। तो वो चीज़ें जो ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं उनकी स्पीड हमें कम लगती है, जो बिल्कुल करीब हैं वो हमें उनकी स्पीड ज़्यादा लगती है। फिर है रिलेटिव ब्राइटनेस। क्लोज की जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा ब्राइट नज़र आती हैं और ज़्यादा विजिबल नज़र आती हैं। जैसे हमारे पास ये जो पीछे पिक्चर है आर्टिस्ट की, इसमें भी हमें ये लग रहा है कि वो चीज़ें जो ज़्यादा ब्राइट हैं, अब इनके कलर्स भी नज़र आ रहे हैं तीनों लोगों के, लेकिन दूर के लोगों के कलर्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें इल्यूजन देती है करीब और दूर का, कि चीज़ें कितनी करीब और कितनी दूर हैं। रिलेटिव साइज़, जो चीज़ें साइज़ में छोटी नज़र आ रही हैं उनका डिस्टेंस हमसे ज़्यादा है। जैसे इस पिक्चर में वो चीज़ें जिन ये इमेजेस हैं लोगों के, ये इमेज बड़े हैं और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये भी कोई बंदा खड़ा है, लेकिन जिसका साइज़ छोटा है। तो करीब की चीज़ें हमें बड़ी नज़र आती हैं साइज़ में और दूर की चीज़ें हमें छोटी नज़र आती हैं। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वो दरख्त जो आपकी गाड़ी के बिल्कुल करीब हैं या आपके घर के बाहर नज़र आ रहे हैं उनका साइज़ तो बड़ा है, लेकिन आप ज़रा नज़र उठा के दूर देखेंगे तो उधर भी एक और कीकर का ही दरख्त होगा, लेकिन उसका इमेज छोटा पड़ रहा है आपकी रेटिना पे। आप ये नहीं समझते हैं कि ये वाला दरख्त बड़ा है और वो छोटा है, बल्कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये करीब है और वो दरख्त जो छोटा नज़र आ रहा है वो मेरे से दूर है। नेक्स्ट है इंटरपोजिशन। वो चीज़ जो हमें पूरी नज़र आ रही है और हिंडर नहीं हुई वो हमें लगता है कि करीब है, और जो चीज़ें पार्शली कवर्ड होती हैं हमें ये पता चलता है कि इसके पीछे हैं और कवर्ड हैं और ये पूरी नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे इस पिक्चर में इसकी खिड़कियाँ और सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये घर हमें पूरा नज़र नहीं आ रहा। तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये घर करीब है और ये वाला घर दूर है, जिसके पीछे। ये चीज़ इंटरपोजिशन कहलाएगी कि कोई चीज़ कहाँ पोजिशन करती है। रिलेटिव क्लैरिटी, वो चीज़ें जो क्लियर नज़र आ रही हैं वो करीब हैं और जो हेज़ी नज़र आ रही हैं वो दूर हैं।
नेक्स्ट है टेक्सचर। अगर आपका मार्बल का फर्श है तो कमरे बड़े और कुशादा और दूर बड़े बड़े नज़र आएंगे, दूर तक नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर कारपेट वगैरह डाला हुआ है, ऐसा मटेरियल डाला हुआ है जो थोड़ा खुरदरा है, तो हमें चीज़ें तंगी का एहसास देती हैं और तंग तंग लगती हैं। तो ये चीज़ टेक्सचर कहलाती है, टेक्सचर ग्रेडियंट। आगे कुछ हमारे पास परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इल्यूजन्स हैं कि ये जो चीज़ है ये इन्होंने ऐसे बनाई हुई है कि ये लीनियर पर्सपेक्टिव है कि आगे जाते हुए बल्ज इन होती हुई नज़र आ रही है। टू पैरेलल लाइंस आर कन्वर्जिंग विद ईच अदर। अब यहाँ पर भी ये लीनियर पर्सपेक्टिव है कि सड़क तो एक ही है, लेकिन दूर जाते हुए बेशक उनका ये साइज़ एक है। ये रेड पट्टी जो ऊपर लगी हुई है ये बता रही है कि साइज़ तो एक है, लेकिन इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ ये एक दूसरे के साथ टिल्ट इन हो रही हैं। रिलेटिव हाइट हमेशा हमारी जो आंखें हैं ना वो वर्टिकली परसीव करती हैं चीज़ों को। हालांकि जो हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन है इनका सेम साइज़ है, लेकिन हमारी आंखें परसीव करेंगी कि वो चीज़ जो वर्टिकल है वो ज़्यादा लंबी है लाइन। नेक्स्ट अब ये इल्यूजन बनाई गई है, तीनों लोगों का साइज़ एक ही है, लेकिन हमारी इल्यूजन उल्ट कर दी गई है। अदरवाइज़ तो ये होता है ना कि जो करीब का बंदा है ना वो बड़ा नज़र आता है और दूर वाला छोटा है। यहाँ पर उल्टा किया हुआ है इन्होंने इस चीज़ को, तो इस तरह इन्होंने इल्यूजन क्रिएट की हुई है। अब ये डेप्थ के लिए है लाइट एंड शेडो की। वो चीज़ें जो वेल लिट होती हैं वो हमें करीब का एक तरह से देती हैं, और शेडिंग इस्तेमाल की जाती है जब डेप्थ क्रिएट करनी होती है। जैसा कि आर्टिस्ट जो पेंसिल से पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंसिल स्केच बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्ट्रोक्स को। तो वो जहाँ पर उन्होंने डेप्थ दिखानी होती है वहाँ पर पेंसिल स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और लाइट उसके साथ हमें परसेप्शन देती है कि किस साइड से एक तरह से बल्ज कहाँ से हुआ है। जैसे ये लग रहा है कि आइसक्रीम का स्कूप किसी ने खा दिया हुआ है, और यहाँ पर लग रहा है कि एक ना कस्टर्ड था और उसके ऊपर किसी ने थोड़ा सा कस्टर्ड की चमची और रख दी है, तो इस तरह बल्ज हुआ है। हालांकि ये प्लेन सरफेस है, लेकिन हमारी आंखें एक इल्यूजन देख रही हैं। ये लाइट एंड शेडो कहलाता है। उसके बाद ये भी अगेन एक लाइट एंड शेडो का है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और हमें वो चीज़ 3 डायमेंशनल नज़र आ रही है। यानी कि अदरवाइज तो ये एक स्क्वायर है, लेकिन ये क्यूबिकल नज़र आ रहा है, क्योंकि दिस वन इज़ एक्स वाई एंड जी एक्सिस। हमें 3 डायमेंशंस नज़र आ रही हैं इसकी। ये इंटरपोजिशन है, ये एक इल्यूजन है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कि घोड़ा आगे है या फिर दरख्त आगे है। इस किस्म की 3D पिक्चर्स बहुत ज़्यादा आ गई हुई हैं मार्केट में, और बाथरूम की टाइल्स भी और इसके अलावा वॉल पेपर्स भी, फ्लोर कुशन्स भी इस तरह के आ गए हैं। तो अब ये चीज़ दरअसल इस तरह है कि ये 3D इमेजेस होते हैं। इनको 3D इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल लगते हैं और इसमें 3rd डायमेंशन भी डाली जाती है। ये भी एक पूरी स्ट्रीट है, प्लेस का आई थिंक इटली में है, कहाँ पर है ये, और ये इस तरह से पूरी स्ट्रीट बनी हुई है जिसके अंदर इस तरह की इल्यूजन है। ये इस तरह की ड्राइंग्स आ गई हैं कि आपको लगता है कि आप शायद किसी सी शोर के एरिया में, हालांकि दीज आर जस्ट दी पेंटिंग्स, 3D पेंटिंग्स हैं ये भी 3D ड्राइंग बनाई हुई है किसी ने बच्चों के स्कूल के पास। अच्छा, ये 2D और 3D है। पुराने कार्टून ऐसे हुआ करते थे, सीधी सी सड़क है और ये गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे। अब इस तरह की आ रही हैं। अब तो मतलब जो नई मूवीज़ आ रही हैं वो 6D भी हैं और उससे भी ज़्यादा भी हैं। तो उसमें ना उसकी उतनी ज़्यादा डिटेलिंग, और कहाँ वो राउंड हो रहा है, बल्ज कहाँ हो रहा है, सिलेंड्रिकल शेप्स कैसे हैं, ऊपर से स्कल साइज़ है वो भी नज़र आ रहा है। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अब आ गई हैं कैमरास के अंदर, क्वालिटीज़ आ गई हैं जो। तो ये 2D है, ये येलो वाली गाड़ी, और ग्रीन जो गाड़ी है ये 3D में बनी हुई है। यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये क्या है। ये अगेन एक 2D पिक्चर है। ये एक इल्यूजन रूम है। इल्यूजन रूम में जो ये दोनों बंदे हैं ना ये एक ही साइज़ के हैं, लेकिन दरअसल ये कमरा इस तरह से बना हुआ है कि जब बाहर से हम देखते हैं तो हमें एक बंदा लंबा और एक छोटा नज़र आता है। अच्छा, बाइनोक्यूलर क्यूज़ पे आते हैं। बाइनोक्यूलर क्यूज़ में रेटिनल डिस्पैरिटी, हमारी दोनों जो आंखें हैं ना उनके ऊपर अलग अलग इमेज बनता है और वो बाद में मर्ज होता है एक दूसरे के साथ। अगर राइट इमेज और लेफ्ट इमेज जो आंखों के ऊपर पड़ रहा है उनमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है चीज़ करीब है। जैसे आप बुक के ऊपर देखो ज़रा गौर से अभी, तो आपको नज़र आएगा कि एक आंख के ऊपर अगर आप कवर करते हो और फिर दूसरी आंख कवर करते हो बारी बारी, तो वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन दूर आपको जो परिंदा आसमान पे उड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसमें इमेज इतना डिफरेंट नहीं है। जब इमेज दोनों आंखों के ऊपर पड़ रहा है और उसमें डिफरेंस कम है तो इसका मतलब है कि चीज़ दूर है, और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो चीज़ करीब है। ये देखें दोनों आंखों की कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, इसलिए इसको बाइनोक्यूलर क्यूज़ कहा जाता है, इन विच बोथ आइज वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर।
फिर है वर्ड कन्वर्जेंस, करीब की चीज़ें देखने के लिए पीपल्स ऑफ आर आइज टिल्ट इनवर्ड, हमारी आंखों के जो डेले हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। जैसे बुक पढ़ने के लिए आपको नीचे ऐसे करके आंखें अंदर की तरफ टिल्ट करके देखना पड़ेगा तो पता चल रहा है कि चीज़ करीब है। जब कहते हैं वो देखो दूर परिंदा उड़ रहा, तो एकदम आप ऐसे ऊपर देखते हैं, आपकी आंखों के डेले बाहर की तरफ चले जाते हैं। पीपल्स ऑफ आइज टिल्ट आउटवर्ड, तो ये इंप्रेशन देते हैं कन्वर्जेंस के चीज़ हमसे दूर है। उसके अलावा भी एक थर्ड भी आता है इसके अंदर एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन की टेंशन होती है हमारी आंखों के ऊपर, जो सिलरी मसल्स हैं, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतना ही सिलरी मसल्स ऑफ आइज़ के अंदर तो हमें चीज़ करीब लगेगी, और जितनी टेंशन कम होगी हमें लगेगा कि चीज़ दूर है। ये परसेप्चुअल एक डेप्थ परसेप्शन क्रिएट की गई है। कहा यह जाता है कि बच्चा 6 माह की उम्र से उसको पता चल जाता है कि ये जगह गिरने वाली है और वो नहीं गिरता अगर वो इस तरह की चीज़ में बैठता है। मिलते हैं अगले क्लिप में। परसेप्शन की टाइप्स हमने अभी मुकम्मल कर ली हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी ने कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं कम्युनिकेट। मिलते हैं अगले क्लिप में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं फराह साहब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। आज हम परसेप्शन के चैप्टर में इल्यूजन्स को डिटेल से करेंगे। इल्यूजन क्या होती हैं? इल्यूजन्स आर बेसिकली एरर्स इन परसेप्शन। अगर हम सिंगल वर्ड में इसको करें, परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन अबाउट सेंसरी डाटा। जो सेंसरी डाटा आ रहा है, हमारा ब्रेन उसको कैसे स्कैन करता है। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन उस स्कैनिंग की, उस समझ की, जो समझ बूझ और अदराक ज़हन ने हासिल किया है, उसमें जो एरर्स आ जाते हैं उसको हम इल्यूजन कहेंगे। दरअसल जो आंखों का धोखा है, जिसको हम शोबदाबाजी कहते हैं, वहां से ये वर्ड निकला है। तो इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड एलूडर, एलूड हो जाना। इसका का मतलब होता है ना, एक तरह से जो चीज आपको रियल नजर नहीं आ रही, फेक आप उसको कर रहे हैं, फॉल्स बिलीव्स हैं। तो इल्यूजन है फॉल्स परसेप्शन, वो चीजें जो हमें सही परसीव नहीं हो रही हैं। काजेस क्या होते हैं, इसके बाद हम इसके देखेंगे मेन डेफिनेशन यहाँ पर, ये फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हम काजेस पे आ जाएंगे। काजेस में भी ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे किसी की नजर कमजोर है या कोई बंदा बात कर रहा है तो हमें उसकी सही समझ नहीं आई, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, यानी कोई ना कोई बायोलॉजिकल डिफेक्ट है हमारी सेंसरी ऑर्गन्स में। लिमिटेशंस, यहाँ पर बायोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, लिमिटेशंस क्या है कि हम 700 और से 400 नैनोमीटर से बाहर रेंज में नहीं देख सकते। इसी तरह हमारी जो एक तरह से है सुनने की सलाहियत, वो 20 डेसिबल से नीचे नहीं है। तो अब ये क्या है? ये लिमिटेशन है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की और हमें वो आवाजें नहीं सुनाई देती। टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो मेंटल रीडीनेस है, अगर कोई हमें कहता है ये देखना अभी इसमें से ना ये जो डब्बा है ना इसमें से कबूतर निकलेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कबूतर, तो अब जिस चीज पे भी हमारा मेंटल रेडीनेस है वही चीज हमें नजर आएगी। इवन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एवरी डोर बेल और नॉक विल सीम सो इफ वी आर वेटिंग समन, अगर जो ही हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमें लग रहा है बस आ गई, गाड़ी आ गई है बस। ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलाई, क्योंकि हमारा ब्रेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जल्दी प्रोसेस करता है, परसीव करता है, इसलिए कोई इरेगुलर शेप है उसमें फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप नहीं नजर आ रही, कंटोर्स वाजे नहीं है या ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो हमें चीजें हैप्पैजिड नजर आएंगी और इल्यूजन क्रिएट करेंगी। हैबिट एंड फेमिलियरिटी, जिन चीजों के बारे में हम फेमिलियर हैं वो उनके बारे में परसेप्शन हमारी ज्यादा क्लियर होती है, जिनको हम रेगुलर देखने के आदी नहीं होते उनके बारे में हमारी परसेप्शन अनक्लियर होती है और फॉल्स परसेप्शन का शिकार होती है। कॉन्टेक्स्ट, जो एम्बिगुअस सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा चीजें मिक्सअप हुई हुई हैं, उनमें हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आती है कि रियल स्टिमुलस क्या है और किस चीज के बारे में, तो कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, उसका बैकग्राउंड क्या है। फॉल्स क्यूज, समटाइम इल्यूजन्स क्रिएट की जाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा जब बारिश जो होती है, एक तरह से गर्मी पड़ती है और उसमें मिराज नजर आता है, लाइट पड़ती है तो हमें पानी नजर आता है, तो वो भी फॉल्स क्यूज वगैरह होंगे। टाइप्स ऑफ इल्यूजन, कोई सी 10 टाइप्स अगर आप कवर करते हैं तो आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। यूएफओ, पहले जमाने में वो चीजें जिनकी समझ नहीं आती थी क्या चीज आसमान पे उड़ रही है तो उनको यूएफओ कहा जाता था, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, जितनी भी चीजें हमने मोशन परसेप्शन में, अपेरेंट मोशन में पढ़ी है ना, 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, ऑटोकाइनेटिक, इसके अलावा हमने पढ़ा इंड्यूस्ड मोशन, फाइव फिनोमेना, गैमा फिनोमेना, ये सारे के सारे इल्यूजन्स में आएंगे, क्योंकि इसमें रियल मोशन नहीं नजर आ रहा लेकिन हम ये परसीव कर रहे हैं कि कोई चीज मूव कर रही है। मसलन ऑटोकाइनेटिक में हमने इसकी जो थी एग्जाम्पल वो हमने देखी थी, ये सारी की सारी जो फॉर्म परसेप्शन है, जैसे इसमें भी
फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, ये सब एक दीज आर ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इल्यूजन्स। अभी हम आते हैं जरा ऑटोकाइनेटिक की तरफ। ये ऑटोकाइनेटिक है। इफ यू फोकस ऑन दीज ब्लैक डॉट्स, जो आपको ये जो है पैटर्न है, ये गोल गोल घूमता हुआ मूवमेंट नजर आएगी, ये चीज कहलाती है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। इसी तरह ये गैमा फिनोमेना है, इसको भी हम देखते हैं कि अगर इफ यू फोकस ऑन व्हाइट लाइट्स द ब्लैक विल मर्ज आउट, इफ यू फोकस ऑन ब्लैक द व्हाइट विल मर्ज आउट, तो आपको व्हाइट बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से ऑटोकाइनेटिक में एक ये भी है हमारे पास, जब हम ब्लैक ये मिडिल होल को करते हैं फोकस, तो ये जो लाइंस हैं ये मूव करती हुई नजर आती हैं। और ये गैमा फिनोमेना में जब हम मिडल को फोकस करते हैं तो हमें एक तरह से इल्यूजन नजर आती है, चलती हुई नजर आती हैं ये सारी लाइंस। इस तरह से ऑटोकाइनेटिक हमने देखा अभी 5 phenomena when two stationary spots of light in different position in visual field are turned on and off at alternate rate of about 4 to 5 times, तो हमें मोशन परसीव होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखा, ये सब तो ऑटोकाइनेटिक थे। इसके 5 फिनोमेना की हमारे पास एग्जांपल होगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 फिनोमेना की है। इस तरह की नियॉन लाइट्स होती हैं, ऑन ऑफ होती हैं और हमें मूवमेंट नजर आता है। ये भी हमारे पास एक इसकी है मोशन परसेप्शन की। ये गैमा फिनोमेना हमने देखा अभी, जिसमें वो लाइट्स बल्ज इन और बल्ज आउट हो रही हैं। दिस वन इज गैमा फिनोमेना। गैमा फिनोमेना। इसके बाद इल्यूजन ऑफ स्पेस। ये जो सारी लाइंस हैं ये इवनली डॉट्स इवनली स्पेस्ड हैं, लेकिन ये कंपैक्ट होने की वजह से करीब नजर आ रहा है और ये डिस्टेंस में नजर आ रहा है। अब जितनी हमने फॉर्म परसेप्शन में पढ़ी थी ना, डिफरेंट हमने पढ़ी थी, ये इल्यूजन है लीनियर पर्सपेक्टिव। ये लीनियर पर्सपेक्टिव है कि टू पैरेलल लाइंस टेंड टू मर्ज विद ईच अदर। इल्यूजन ऑफ वेट, 10 kgs ऑफ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, 10 kg ऑफ स्टील छोटा सा डॉट होता है। इल्यूजन ऑफ फॉर्म, स्क्वायर लुक्स लॉन्गर देन इट्स विड्थ। ये स्क्वायर है लेकिन हमें एकदम से देखने में वर्टिकल लाइंस बहुत लंबी लगती हैं। साइज ऑफ इल्यूजन ऑफ साइज, साइज कॉन्स्टेंसी भी आती हैं चीजों की छोटा या बड़ा होने की, वो इसके अंदर आएंगी। ये देखें, ये थी हमारे पास इल्यूजन ऑफ हाइट, ये इल्यूजन ऑफ साइज। अदरवाइज तो जो करीब होता है वो बड़ा होता है और दूर वाला छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज इन्होंने अपोजिट करके एक इल्यूजन क्रिएट की हुई है। इस तरह ये इंटरपोजिशन की, ये 3D इल्यूजन्स हैं सारी, इन सबको हम इल्यूजन्स कहेंगे। ये इल्यूजन ऑफ साइज हमने क्रिएट किया हुआ एक रूम में, जिसको ये कहते हैं ना रूम बनता है जिसमें साइज डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों की हाइट सेम है लेकिन छत इस तरह से टिल्ट की जाती है कि हमें नजर ये आता है कि शायद एक छोटा है और एक बड़ा। इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये है दोनों डॉट्स सिमिलर है लेकिन ये डॉट बड़ा नजर आ रहा है, डॉट बी छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके जो बाहर चीजें हैं ये छोटी और बड़ी हैं। ये ज़ुलीनियर इल्यूजन है कि अदरवाइज ये पैरेलल सीधी लाइन है लेकिन हमें टेढ़ी नजर आती है। ये पोन्स इल्यूजन है, जैसे हमें सड़कों पे नजर आती है। ये देखें, ये रोड है, दोनों जो एक तरह से ये लाइंस हैं ये एक जितनी है, लेकिन ये चूंकि ये टिल्ट इन हो रही है तो यहाँ से ये वाली लाइन हमें लंबी नजर आ रही है। इस चीज को हम कहते हैं पोन्स इल्यूजन। ये अरिस्टोटल इल्यूजन कहलाती है। कोई सी भी आपको जो याद हो जाती है इजीली वो आप इनको याद। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुलर लायर इल्यूजन आपने जरूर याद करनी है। ये वाली तीनों ये लाइंस पैरेलल हैं, ये एक जितनी हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिदर्स के टिल्ट इन टिल्ट आउट होने की वजह से हमें इल्यूजन परसीव होती है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये जो लाइन है मैंने सीधी नहीं बनाई, ये ऐसे सीधी लाइन है, जैसे पेंसिल नहीं नजर आती पानी में रखें तो अब जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है तो हमें नजर आता है कि पेंसिल टेढ़ी हो रही है, हालांकि लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है पानी में। ये इम्पॉसिबल फिगर्स की बहुत ज्यादा है। यहाँ से ये 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ से दूसरी तरह ये नहीं पता चल रहा कि हाथी की टांगे कौन कौन सी हैं इनमें से। इसको अगर हम पिक्चर्स में देखते हैं इम्पॉसिबल फिगर्स को, ये इम्पॉसिबल फिगर है एक मेरे पास, ये 3 पिलर्स नीचे नजर आ रहे हैं लेकिन ऊपर इनका कुछ पता नहीं चल रहा। ये इम्पॉसिबल फिगर है, नीचे से ये एक जैसे हैं, ऊपर से पता नहीं चल रहा कि ये कितने हैं।
ये इम्पॉसिबल डॉग हाउस कहलाता है। ये अगर आप इसको जोड़ें तो ये पता नहीं चलेगा कि कैसे जोड़ना है, लेकिन ये क्लोजर का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हमारा ब्रेन इसको डॉग हाउस बताता है। ये भी एक इल्यूजन है। इस तरह ये सारी हमारी फॉर्म और मूवमेंट इल्यूजन्स हो गई। उसके अलावा हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से होती हैं उनमें हेलुसिनेशंस हैं, विच आर दी एक तरह से फॉल्स परसेप्शन ऑफ हियरिंग। वो चीज़ें सुनाई देना जो आम लोगों को सुनाई नहीं देती हैं, वो चीज़ें दिखाई देना जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सूडो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस कहलाएगा। हेलुसिनेशन जितने हमारे सेंसरी मोडालिटीज़ हैं उतनी तरह की हेलुसिनेशंस हैं, यानी दीज कैन बी ऑडिटरी, आवाज़ों से रिलेटेड, विजुअल जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टेक्टाइल टच सेंसेशन, गेस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड और ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड। यहाँ पर हमारी इल्यूजन्स कंप्लीट होती हैं। कोई सी 10 इल्यूजन्स आप डालेंगे, परसेप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इल्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे, काजेज ऑफ इल्यूजन लिखेंगे, टाइप्स एक दफ़ा लिख लें, जो डायग्राम्स साथ ऐड होने वाली हैं। जितनी ज़्यादा डायग्राम्स आप डालेंगे ये डिफरेंट किस्म की, ये उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हमारा परसेप्शन का चैप्टर तकरीबन मुकम्मल होता है। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।